नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो भारत के दक्षिणी सिरे पर लिखी गई थी। ये कहानी है तीन महान शक्तियों की, चेर, चोल और पांड्य। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प और बड़े सवाल से करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जब उत्तर भारत जमीनी लड़ाइयों में उलझा हुआ था, तब दक्षिण भारत समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ रहा था? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस पूरी कहानी के कह सकते हैं तीन मुख्य किरदार हैं, चेर, चोल और पांड्य। पर ये सिर्फ राजा नहीं थे, ये वो रणनीतिकार थे जिनकी असली ताकत जमीन से ज्यादा समुद्र में थी। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इन तीनों की किस्मत, इनकी तकदीर भूगोल ने कैसे लिखी। इनकी ताकत का जो सोर्स था वो एक ही था, ये विशाल हिंद महासागर। अब जरा इस मैप पर नजर डालिए। ये हमें बताता है कि कैसे समुद्र का बंटवारा हुआ था। एक तरफ थे चोल, जिन्होंने बंगाल की खाड़ी को समझिए अपना आंगन ही बना लिया था। इससे उन्हें दक्षिण पूर्व एशिया तक सीधी पहुंच मिल गई। वहीं दूसरी तरफ चेरों का कंट्रोल था अरब सागर पर, जिसने सीधे रोम और अरब के साथ व्यापार का रास्ता खोल दिया। यह सिर्फ भूगोल नहीं था, यह ग्लोबल ट्रेड पर कंट्रोल करने की चाबी थी। और फिर इस त्रिकोण का जो तीसरा कोना थे वो थे पांडे। उनके पास न तो चोलों की तरफ पूरब की तरफ पहुंच थी, न ही चेरों की तरफ पश्चिम की तरफ। लेकिन उनके पास एक ऐसा खजाना था जो किसी और के पास नहीं था, मोती। दक्षिणी तट पर मिलने वाले इन बेहतरीन मोतियों ने उन्हें उस जमाने का एक बड़ा इकोनॉमिक प्लेयर बना दिया था। अब देखिए, जहां इतना बड़ा व्यापार हो वहां टकराव तो होगा ही। तो चलिए अब इन राजवंशों के बीच की जो खींचतान थी, जो लड़ाइयां थी, उस जटिल जाल को समझने की कोशिश करते हैं। इस इलाके का सबसे बड़ा, सबसे लंबा और शायद सबसे भयंकर संघर्ष वो था चोलों और पांड्यों के बीच। चोलों की एम्बिशन, उनकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। वो विस्तार चाहते थे। वहीं पांड्य, जिनका वंश बहुत पुराना माना जाता था, वो अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहे थे। ये कोई 1-2 साल की लड़ाई नहीं थी, ये सदियों तक चली वर्चस्व की जंग थी। तो सवाल उठता है कि भाई इस बड़ी टक्कर में चेर कहाँ थे? चेरों ने यहां बहुत ही होशियारी से, कह सकते हैं, एक बैलेंसिंग पावर की भूमिका निभाई। वो कभी चोलों का साथ देते तो कभी पांड्यों का, और ये पक्का करते थे कि ताकत का पलड़ा किसी एक तरफ इतना न झुक जाए कि वो पूरे इलाके को ही निगल ले। लेकिन चोलों की जो महत्वाकांक्षा थी वो सिर्फ भारत की जमीन तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो इससे पहले कभी हुआ ही नहीं था। राजेंद्र चोल ने जो किया वो सचमुच में अभूतपूर्व था। जरा सोचिए, उन्होंने एक जबरदस्त नेवी तैयार की, पूरी बंगाल की खाड़ी को पार किया और उस वक्त के एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य, श्रीविजय साम्राज्य, जो आज के इंडोनेशिया और मलेशिया तक फैला था, उस पर हमला करके उसे घुटनों पर ला दिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये पूरी दुनिया के लिए एक ऐलान था कि हिंद महासागर में एक नई महाशक्ति आ चुकी है। तो सवाल यह है कि इन बड़ी बड़ी लड़ाइयों के लिए, इतनी विशाल नेवी के लिए पैसा कहां से आ रहा था? जवाब इनकी जमीन और समंदर में ही छिपा है। तो जैसा इस चार्ट में हम देख सकते हैं, इन तीनों राज्यों की जो अर्थव्यवस्था थी वो अलग अलग पिलर्स पर खड़ी थी। चेरों की ताकत का राज थे मसाले, खासतौर पर काले मिर्च। पांड्यों की दौलत आती थी उनके मोतियों से। और चोल, उनकी ताकत थी उनके उपजाऊ खेत और उनका शानदार कपड़ा उद्योग। और यहां सबसे कमाल की बात यह है कि इन चीजों की डिमांड दुनिया भर में थी। खासकर रोमन एम्पायर में तो भारतीय मसालों और मोतियों के लिए एक तरह की दीवानगी थी। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि रोम से सोने और चांदी के सिक्कों का जैसे एक सैलाब, एक समंदर दक्षिण भारत की तरफ बहने लगा, जिसने इन राज्यों को बेइंतहा अमीर बना दिया। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ पैसे और जंग की नहीं है। इसमें धर्म और राजनीति का भी एक बहुत गहरा रिश्ता है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। जब हम बृहदीश्वर जैसे बड़े बड़े विशाल मंदिर देखते हैं तो एक सवाल मन में आता है, क्या ये सिर्फ पूजा पाठ की जगहें थीं, या फिर ये राजा की ताकत और उसके रुतबे का एक जोरदार ऐलान भी थे? असल में ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगहें नहीं थे, ये अपने आप में एक तरह के मंदिर बैंक थे। सोचिए, ये मंदिर जमीनों को मैनेज करते थे, व्यापारियों और किसानों को लोन देते थे और राज्य के कई पब्लिक प्रोजेक्ट्स को भी फंड करते थे। सही मायनों में कहें तो ये इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ की हड्डी थे। राजाओं ने यह भी समझ लिया था कि लोगों को जोड़ने के लिए धर्म से बड़ा कोई जरिया नहीं है। उन्होंने भक्ति जैसे आंदोलनों को बढ़ावा दिया, और ऐसा सिर्फ आध्यात्मिक वजहों से नहीं किया, बल्कि एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी थी। अपनी प्रजा को एक साथ लाना, उन्हें एक पहचान देना और अपनी सत्ता को और मजबूत करना। तो ये सब जो हम बातें कर रहे हैं, ये जो पूरी कहानी है, हमें ये सब पता कैसे चला? चलिए जरा ये भी देख लेते हैं कि इतिहासकार इन कहानियों को जोड़ते कैसे हैं। देखिए, हमें इनकी जानकारी के मुख्य तौर पर 3 सोर्स मिलते हैं। एक तो है संगम साहित्य, जो उस जमाने की कविताएं और कहानियां हैं।
दूसरा, सम्राट अशोक के शिलालेख, जिनमें इन दक्षिणी राज्यों का जिक्र एक आज़ाद ताकत के तौर पर किया गया है। और तीसरा, रोमन यात्रियों के लिखे हुए अकाउंट्स, जो यहाँ के व्यापार और अमीरी का आंखों देखा हाल बताते हैं। इन राजवंशों का असर आज भी दक्षिण भारत में महसूस किया जा सकता है। आज जो एक मजबूत तमिल पहचान है, उसकी जड़ें इन्हीं साम्राज्यों तक जाती हैं। केरल का जो एक ट्रेड फोकस्ड आउटलुक है, वो चेरों की ही तो विरासत है। और तमिलनाडु का समाज आज भी जिस तरह मंदिरों के इर्द गिर्द बसा हुआ है, वो चोलों की ही देन है। इन राजाओं ने यहाँ एक ऐसी गहरी राजनीतिक चेतना की नींव डाली थी, जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, हजारों साल पहले के इन राजाओं के दुनिया की कितनी परछाइयां आज भी हमारे समाज में, हमारी राजनीति में और हमारी पहचान में जिंदा हैं? सोचने वाली बात है।